नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं, दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, मैं पहले ही आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर देना चाहूंगा कि कृपया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगना है, लेकिन जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कंटेंट की रीच होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स का तो हमें बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। हमारे वीडियो के ऊपर आप अपना कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए, और अगर आपको लगता है कि और कहीं किसी भी चीज़ में गुंजाइश है कि जहां पर हम सुधार कर सकते हैं तो वो आप अपना सुझाव भी अवश्य दीजिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ होली से लेकर दिवाली तक और दिवाली से लेकर होली तक राष्ट्रव्यापी त्योहार होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और क्षेत्रों में भी अलग अलग। अगर कहीं पोंगल है तो कहीं लोहड़ी मनाई जाती है, तो कहीं बिहू मनाया जाता है। पूरे देश में अलग अलग जगह पर त्योहार होते हैं, और भारतवासी हर त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। और इन्हीं त्योहारों में एक जो सबसे बड़ा त्योहार एक माना जाता है, जो उत्सव की तरह लिया जाता है, वो है भारत में होने वाला कोई भी चुनाव। भले वो लोकसभा का चुनाव हो, भले वो विधानसभा का चुनाव हो, भले वो नगर निकाय का चुनाव हो, और भले ही वो किसी पंचायत स्तर के चुनाव का भी मौका हो। भारत की जनता, इस देश की कोटि कोटि जनता उसके अंदर भरपूर पार्टिसिपेट करती है। और एक जो आज हमारा जनतंत्र बचा हुआ है, जो प्रजातंत्र आज हमें एक मजबूत रूप में, एक परिपक्व रूप में नजर आता है, तो उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत के अंदर चुनाव में जो जनता की भागीदारी होती है, वो भागीदारी समय समय पर अपना निर्णय देकर जो उस समय जो सम्मत सरकार होनी चाहिए, जो समय के अनुसार जो सरकार होनी चाहिए, उन सरकारों का निर्माण करता आया है। अभी आज हम वैसे तो बात करने वाले हैं बिहार चुनाव की, लेकिन बिहार चुनाव की अगर हम चर्चा करें, उस चर्चा से पहले बहुत न्याय संगत होगा कि पिछले 6-8 महीनों में जो भारत में चुनाव हुए हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव से लेकर अभी तक के जो चुनाव हैं, उन पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है, ताकि उससे हमें बिल्कुल एक इंसाइट मिल पाएगा कि बिहार में आज जो परिस्थिति बन रही है उसके पीछे क्या कारण है। आप देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर हम शुरुआत करें दोस्तों, तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि 400 पार का नारा दिया था, उसको केवल 240 मात्र सीटें मिली। लेकिन उस समय जो कि एक विपक्ष में एक जोश आया, विशेष रूप से कांग्रेस 99 सीटें आने के बाद उनको तो लगा बस उन्होंने सारा जहां जीत लिया, भाजपा को हारा हुआ घोषित उन्होंने कर ही दिया था, उनका बस चलता तो उसी समय नरेंद्र मोदी को निकाल बाहर फेंकते सरकार से। लेकिन खैर, एनडीए की 292 सीटें आई थी, तो एनडीए ने सरकार बनाई और बहुत मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सरकार को चला रहे हैं। लेकिन वो 240 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जो अपने आप को क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसी पार्टी जो कि 400 सीटों का सपना संजोए बैठी थी, उसके लिए तैयारी कर रही थी, तो 240 सीटें आने के लिए एक झटका था। लेकिन बावजूद इस सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरोत्तर बहुत मजबूती के साथ अपने थर्ड टर्म में पहले और दूसरे टर्म से ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं और उभरे हैं, और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं और जिस तरह से सरकार आज चल रही है। और मजे की बात यह है कि वो विपक्षी पार्टियां जो उस समय इंडी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के नाम से, अगर हम उनका नाम दें, इंडी नाम से उनको चिढ़ हो जाती है, तो इंडिया ब्लॉक जो बना, वो इंडिया ब्लॉक धीरे धीरे किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों में बिखरता हुआ चला गया, उस पर अगर हम नजर डालें तो लोकसभा चुनाव के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत थी,
लेकिन साथ ही चुनाव हुए थे जम्मू और कश्मीर में, वहां भाजपा ने जम्मू क्षेत्र में भारी जीत हासिल की और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर क्षेत्र में हासिल की। और इंडिया ब्लॉक का जो मेन जो घटक दल था कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा में तो मुंह की खानी पड़ी, एक इंडिया ब्लॉक जो साथ में लड़ रहा था कश्मीर, वहां भी लड़ने। तो बात ये मैं कहना चाहता हूं कि भले ही वहां जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस भी वहां कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद के अगर हम चुनावों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र और झारखंड का जिस समय पर चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में जहां पर कि इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नाम से पूरी मजबूती के साथ लड़ा, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ और विशेष रूप से कांग्रेस ने एक बार फिर मुंह की खाई और भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी और शिंदे गुट के साथ, शिवसेना के शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बना ली और बहुत मजबूती के साथ सरकार बना ली। फिर उसके बाद दिल्ली का जब चुनाव आया तो वो दिल्ली जहां पर कि एक ऐसे मुख्यमंत्री का राज था जो कि छाती पीट पीट कर मंच से दावा करता था कि नरेंद्र मोदी तुम्हें 10 जन्म लेने पड़ेंगे मुझे यहां दिल्ली में हराने के लिए। वो अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री जो कि विधानसभा में पूरे सीना चौड़ा करके बोलता था कि हम दिल्ली के मालिक हैं, वो केजरीवाल, वो मुख्यमंत्री जिसने कि कांग्रेस पर इतना दबाव बनाया कि उसको धमकी तक दे डाली कि आप अपने ही नेता अजय माकन के ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो मैं तुम्हें इंडिया ब्लॉक से निकलवा दूंगा। ये अरविंद केजरीवाल की धमकी थी कांग्रेस को, और कांग्रेस तो उस धमकी में आई या नहीं आई, लेकिन इंडिया ब्लॉक के जितने भी बाकी दल थे उनके ऊपर इस बात का व्यापक असर हुआ। और आप देखिए कि दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस को छोड़कर जितने भी इंडिया ब्लॉक के दल थे, राजनीतिक दल थे, भले वो तृणमूल कांग्रेस थी, भले वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी थी, भले वो भाटा शिवसेना थी, भले सांकेतिक तौर पर हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक की लगभग सभी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को तरजीह दी, उसको प्राथमिकता दी, उसको प्रेफरेंस दी और आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। उसको आम आदमी पार्टी को उसका फायदा हुआ या नहीं ये बात दीगर है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस वहां पे अलग थलग पड़ गई। कांग्रेस को ये वाली बात, राहुल गांधी को ये वाली बात बहुत ज्यादा, हालांकि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि राहुल गांधी वाकई में इस बात से बहुत ज्यादा आहत हैं कि जिस तरह का व्यवहार वो अपेक्षित करते थे, जिसकी अपेक्षा उनको थी इंडिया ब्लॉक के दलों से, वो व्यवहार उनकी तरफ से ना कांग्रेस को मिला, ना ही राहुल गांधी के नेतृत्व को मिला। यानी राहुल गांधी का नेतृत्व एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ आज अपने साथ खड़ा है। अब हम वापस आते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं बिहार के चुनाव की, जिसके ऊपर लेकर हम लोग ये विशेष रूप से वीडियो बनाने आज यहां पर इस मंच पर आए हैं। तो आप देखिए कि बिहार में जो चुनाव, मैंने कहा ना, बिहार, इंडिया में तो चुनाव उत्सव है, एक चुनाव हटता है, दूसरा आता है, दूसरा हटता है, तीसरा आता है, तीसरा हटता है, चौथा आता है। अभी दिल्ली के चुनाव में सरकार बीजेपी की बनी है, तो बिहार के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। तो बिहार के चुनाव की सरगर्मियां क्या कहती हैं? देखिए, बिहार के चुनाव की दो मुख्य बिंदु जिनके ऊपर आज ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला मुख्य बिंदु तो आप ये जान लीजिए कि वो नीतीश कुमार, वो जनता दल यू जिसकी बैसाखी के ऊपर ये एनडीए सरकार खड़ी है, ये मोदी सरकार खड़ी है, वो बैसाखी, वो नीतीश कुमार, वो जेडीयू पूरी मजबूती के साथ भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंडिया ब्लॉक के दलों का और खास तौर से विशेष रूप से कांग्रेस का जो एक बड़ा उत्साह का ज्वार आया था लोकसभा चुनाव के बाद, और ये माना जा रहा था कि ये 4 दिन की चांदनी है, ये जो नीतीश कुमार और वहां पर नायडू, चंद्रबाबू नायडू ने जो समर्थन दिया है टीडीपी ने भाजपा को ये सरकार बनाने के लिए, ये कुछ दिनों की सरकार मेहमान है। लेकिन उत्तरोत्तर जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये गठबंधन एनडीए का मजबूत होता चला गया और नीतीश कुमार, जो कि पलटू राम के नाम से एक उनके ऊपर एक चस्पा कर दिया गया था, एक लेबल कि वो पलटू राम है, उनके पलटने का जो इंतजार कांग्रेस और बाकी दल कर रहे थे, उनको हताशा और निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं।
और अगर हम सूत्रों की माने दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीति में धीरे धीरे, कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे से छुप के ऐसे निकलता है कोई, मंच की ओर आता है, तो उस तरह से जिस तरह से उन्होंने एक एंट्री ली है निशांत कुमार ने, और आप उनके लगातार बयान देखेंगे तो आप उनके बयानों पर ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार के बयानों पर ध्यान दीजिए। लगता है, और साथ में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नीतीश कुमार न केवल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला भी तय हो गया जिसके तहत 243 जो विधानसभा की सीटें हैं बिहार की, उसमें 100 सीटों पर जेडीयू, 100 सीटों पर या 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, और बाकी की बची हुई 43 या 33 सीटों के ऊपर जो एलजेपी है, कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, यानी एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, वो सीटें उनके लिए छोड़ी जाएंगी। और इस तरह से इस फार्मूले के तहत वहां पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। अब ऐसे में जो बिहार का महागठबंधन जो इस आशा में था कि भाई कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ जेडीयू भी मिलकर आएगी और एक मंच बनाएंगे, महागठबंधन बनाएंगे और बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, इसी आशा के चलते आप देखिए लगातार जहां लालू ने एक किस्म से आप कहिए कि नीतीश कुमार को पुचकारते रहने की नीति अपनाई या उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से वो हमेशा बचते रहे, वहीं तेजस्वी यादव ने लगातार चाचा 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 की ऐसी रट लगाई हुई थी कि मान लीजिए बस चाचा के बिना तो उनका कुछ होने वाला है ही नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आते गए, जिस तरह से बयानबाजी जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से और अब विशेष रूप से निशांत कुमार की तरफ से होने लग गई, तो वहां तेजस्वी यादव, आरजेडी और लालू एंड कंपनी को यह बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया है कि अब यहां दाल गलने वाली नहीं है। तो आप देखिए अभी रिसेंटली जो विधानसभा का सत्र हुआ, तो उस सत्र में जहां एक और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा कहा, बच्चा साबित करने की कोशिश की, बार बार उसके पिता का हवाला दिया, तो वहीं वो तेजस्वी यादव जो चाचा चाचा कहते नहीं थकते थे हर मंच से, उनकी भाषा में भी तलखी आई, उनकी भाषा में भी कड़वाहट का पुट था, और उनका जो संबोधन था उस संबोधन में एक निराशा या ये वाला भाव जरूर था कि भाई अब सामने जो है ये एक संभावित साथी नहीं है, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा है नीतीश कुमार के रूप में, जिसके साथ आने वाला चुनाव उनको लड़ना है। अब चुनाव अगर तेजस्वी यादव ने नीतीश या भाजपा के खिलाफ अगर लड़ना है, तो ये तेजस्वी यादव को भी पता है कि बिहार की राजनीति जिस तरह से जातिगत समीकरणों में बटी हुई है, या जो एक वहां की टॉपोग्राफी है, डेमोग्राफी है, आरजेडी अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकती, उसको भी साथी तलाश नहीं होंगे। अब साथी के रूप में उसके लिए सबसे बढ़िया साथी जो मुफीद उसके लिए सबसे ज्यादा, वो है कांग्रेस। अब सब कांग्रेस के आज की डेट में रंग ही अलग हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से अभी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा, और जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने मुंह की खाई, और जिस तरह से दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने उनको ठेंगा दिखाया, तो उसके चलते कांग्रेस में भी अब ये बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है कि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, और कर्नाटक, तेलंगाना और लोकसभा चुनावों में जिस तरह से ये साबित हुआ है कि मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस को बैक करने को तैयार है, जरूरत है तो केवल उसको ढंग के कैंडिडेट देने की, एक ढंग का नेता देने की, या एक अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ने की। मुस्लिम वोटर कांग्रेस को बैक करने को तैयार है, ये इंडिकेशन शुरू से अभी आना शुरू हो गए थे। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस का वहां पर पप्पू यादव को भेजना और कन्हैया कुमार को, इन दोनों को वहां का जो इंचार्ज बनाकर भेजा वहां की परिस्थिति पता करने के लिए, और जिस तरह से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के जो बयान आ रहे हैं, और जिस तरह से वो ये संभावना तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसा कोई समीकरण बने कि कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ मिलकर भी लड़ती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां पर मिले बिहार में लड़ने को, या फिर अगर ऐसे भी नौबत आती है कि कांग्रेस को अकेला लड़ना पड़े,
तो कांग्रेस वहां पर अकेले अपने दम पर 243 की 243 सीटों के ऊपर कांग्रेस वहां पर लड़ना चाहेगी। अब इस सारे में होगा क्या कि अगर ये ट्रायंगुलर फाइट होती है तो यादव वोट तो भले बटे या ना बटे, लेकिन मुस्लिम वोट का बटना तय है। और मुस्लिम वोट के बटने का मतलब है कि वो तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। अब वो खतरे की घंटी तेजस्वी यादव उसको कितना बजने से रोकते हैं, ये तेजस्वी की राजनीतिक कौशल और रणनीतिक कौशल के ऊपर डिपेंड करता है। ये पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की जो उनके प्रति भावना है लालू परिवार के प्रति, ये उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब वहां पर कांग्रेस वर्सेस आरजेडी या कांग्रेस और आरजेडी का युति होगी या नहीं होगी, महागठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, उससे ज्यादा ये इस बात की एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो गई है, जहां एक और कांग्रेस के पाले में आपको पप्पू यादव और कन्हैया खड़े हुए हैं जो कि अपना पर्सनल स्कोर भी सेटल करना चाहते हैं, और दूसरी ओर तेजस्वी और लालू हैं जिनको कि पप्पू यादव या कन्हैया फूटी आंख नहीं सुहाते। अब ऐसे में बिहार का करवट किस करवट बैठेगा, हम लोग तो उस पर अपनी बराबर नजर बनाए हुए हैं। तो आज के वीडियो में दो टेक ऑफ्स बहुत जरूरी हैं, दो टेक अवेज हैं कि पहली बात कि नीतीश मजबूती के साथ भाजपा के साथ डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और अंगद के पैर की तरह अपना समर्थन जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी में अभी रिफ्ट है, अभी पूरी तरह से चीजें ठीक नहीं है। और अगले वीडियो में मैं जो आपको सबसे सनसनीखेज खबर बिहार के बारे में देने वाला हूं कि आरजेडी के अंदर भी पारिवारिक विवाद की सुगबुगाहट जो है वो अभी चिंगारी कब शोले का रूप ले लेगी, उसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज का वीडियो, आज की विवेचना आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से एक बार आपके साथ मुलाकात होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।